टाइम्स है, फाइनेंशियल अखबारों में दुनिया की नंबर 1 अखबार समझी जाती है, नंबर 1 जरीदा समझा जाता है। और फाइनेंशियल टाइम की कोई भी खबर आज दिन तक कभी बाउंस नहीं हुई, कभी उसकी कोई भी खबर पे कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके खिलाफ कोई केस जीता हो। तो पहली बात, इमरान नियाज़ी फौरी तौर पर अगर इखलाक की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। जिस तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी के ज़रिए, धोखाधड़ी के ज़रिए, चीटिंग के ज़रिए पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में आते गए और फिर वही पैसे मुल्क में मुख्तलिफ महाजों पर खर्च किए गए, चाहे वो इमरान खान की इलेक्शन कैंपेनें हो, उसके घर का किचन हो, उसके पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग हो, या तो फिर जो सोशल मीडिया पे पेड किस्म के जो कैंपेनें चलाना हो। ये सारे इस फॉरेन फंडिंग से अमल में आए। इस फॉरेन फंडिंग के इस जरीदे की इंफॉर्मेशन के बाद, जिसमें मनी ट्रेल तक दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, ताकि ये बहरूपिया शख्स मुल्क से फरार ना हो सके। और जो उसमें अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की जो रिपोर्टें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आरिफ नकवी अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब शख्स है। मैं तो इस चीज़ के ज़ाती तौर पे ताने बाने कहीं और से भी मिला रहा हूं कि ये इमरान खान का जो ड्रामा था, अमेरिकन खत, कहीं ये तो नहीं था, क्योंकि इमरान खान का तो पूरे किस्से का पता था और ये भी पता है कि आरिफ नकवी इस वक्त गिरफ्तार है, कि कहीं अमेरिका इसी केस में इमरान खान को ना गिरफ्तार करे। इसीलिए ही शायद ये पूरा प्रोपेगेंडा अमेरिका के खिलाफ चलाया जा रहा था, क्योंकि एक शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और मनी लॉन्ड्रिंग के वो पैसे, वो 2 नंबरी पैसे, वो 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे सारे पीटीआई में और इमरान खान के अकाउंट्स में आए हैं। तो जाहिर है केस की कड़ी जब मिलाई जाती है और मनी ट्रेल्स मिलाई जाती है, तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका किसी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार भी कर ले। और उसीलिए उसने एडवांस में सारा प्रोपेगेंडा जो है, क्योंकि उसको पता था कि आरिफ नकवी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया हो कि वो कम से कम अमेरिका उसको यहाँ से आके गिरफ्तार ना करे या पाकिस्तान से इसकी गिरफ्तारी ना मांगे। एक तो इसका ये भी हो सकता है नुकता, जो कि मेरी समझ में है। ये मैं किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ जो बंदा कड़ियाँ मिलाता है तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी एक सोच दी। दूसरी बात ये कि जितना प्रोपेगेंडा, अब इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई पीटीआई की जानिब से। वैसे तो इनकी पूरी बदतमीज ब्रिगेड मौजूद होती है जो हर 2 मिनट के बाद आके हर चीज़ पे आके जवाब देती है। इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने। और अगर इखलाक की जरूरत तो मैं कहता हूं जाके चैलेंज करो, बरतानिया की कोर्ट में जाके चैलेंज करो, वरना कौम के सामने मानो हाँ तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स में नहीं आए, शौकत खानम हॉस्पिटल में भी जो गबन हुए हैं उसमें भी जो फॉरेन फंडिंग आई है, और फिर उसमें फिर इनकी बहन साहिबा ने जिस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टीज परचेज की, जो बाद में उन्होंने एमनेस्टी में दिखाई, जिस एमनेस्टी के लिए इमरान खान कहता था ये चोरों डाकुओं के लिए है, उसमें इसकी बहन ने वो जो चीज़ें दिखाई हैं, क्या इसकी बहन ने ये साबित किया है कि वो पैसे इसने यहाँ से बाहर कैसे भेजे थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए थे। मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। JITयाँ जिस तरह माजी में बनती गई हैं उस तरह की एक JIT बनाई जाए, जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे।
तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम से कम इसका नाम ईसीएल पे डालें। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस की, जो 8 साल से पेंडिंग है, उसका नतीजा दिया जाए। आज मैं देख रहा था पीटीआई के रहनुमा क्या बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स या उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपुल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाए, फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में, अदालत में होता है जी? कल को फिर हम भी खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। आज अगर मेरा कोई केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहूँ जी जो पहले वो 8 साल पुराना केस पेंडिंग है पहले वो सुनाए आप, 10 साल पहले जो पुराना केस है वो सुनाए, फिर मेरा केस सुनाए, या मेरे केस से जितने भी मुंसलिक केस है सबको एक साथ जजमेंट दे। आज तक पाकिस्तान के कानून में किसी ने सुना इस तरह की कोई चीज कही हुई? किसी ने कोई इस तरह की बात कहता है कि सबके केसेस साथ सुनाए जाएं? ये पीटीआई आज भी नहीं कह रही कि इन्होंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। ये बोले जी दूसरों के हम तो होंगे खराब लेकिन दूसरे भी खराब होंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जिसका जजमेंट पहले सुनानी चाहिए सुनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मंतक पाकिस्तान की में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वरना आज मैं कह सकता हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने रेफरेंस भेजा था, जब उनका रेफरेंस पेंडिंग है कोर्ट में, तो बराए मेहरबानी पहले उस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए, उसके बाद फैसले सुनाए जाएं। क्या ये मैं बात कह सकता हूं? हमारी अपील तो हमेशा ये रही है। क्या कोर्ट मेरे कहने पर यह बात मानेगी? क्या ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है कि कोई और फैसला ना सुनाया जाए? फिर तो हम ये कहें जी किसी का भी आज जो पिटिशन डालते हैं, पिछले 1 महीने में जो पिटिशन डली है उनमें सारे फैसले रोक दिए जाए। पहले जो पुरानी पिटिशन है, जो आपके पास 15 साल पुराना केस है, पहले वो सुना है फिर ये सुना है। इस तरह के कानून पाकिस्तान के आईन या कानून में कोई गुंजाइश नहीं जो पीटीआई मुतालबा कर रही है। खैर, पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि जो बैरूपियों के मुंह पे नकाब है वो उतरे, लोगों को पता चले कि इन डाकुओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है, लेकिन बाहर मुल्क में जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज हैं उनके साथ क्या धोखेबाजियां की हैं इन्होंने। ये पैसे कहां कहां पे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये किस किस एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते रहे हैं। जो शख्स साल का 1 लाख रुपए टैक्स भरता हो वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? ये सारे फॉरेन फंडिंग के पैसे थे जिसमें ये लाइफस्टाइल भी बन रहे थे। हमारे पास 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसका साल का इनकम टैक्स लाख रुपए होता है, वो इतना शाहाना जिंदगी लाख रुपए के टैक्स पे गुजार रहा था। इस बैरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए, और मैं दोबारा अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसका नाम ईसीएल में डालें, इसके हवारियों का नाम ईसीएल में डालें, और फौरी तौर पर जीआईटी तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और जीआईटी ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ केसों में अपनी कार्रवाइयां की हैं, उसी तरीके की कार्रवाई की जाए। डेली की बेसिस पे इसकी जीआईटी इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी रिपोर्ट कंप्लीट होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब शासन होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पे। अकबर एस बाबर साहब की अपनी रिपोर्ट जमा हो चुकी है ईसीपी में कि इसराइल और भारत फंडिंग करते रहे इमरान खान को और पीटीआई को। अगर क्या ये किसी और जमात के अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आते दोस्तों क्या असर होता? इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। लाडलाइज्म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। यह नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। यह नाइंसाफी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। ये बता दें कि आप ईसीएल की बात कर रहे हैं, जीआईटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, जो एक फ्रेंडली बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो आपकी हर चीज़ को बिल्डोज कर रहा है, कल वो उस बेंच के सामने जाएंगे तो हर चीज़ आपका बिल्डोज होगा। क्योंकि देखिए जी, आवाम के सामने रिपोर्ट आनी चाहिए, आवाम के सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर अदालत जो भी फैसला करे। हम ना कभी इलेक्शन कमीशन को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं, ना किसी अदालत को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि इंसाफ का तकाज़े इस मुल्क में हर शख्स के लिए इक्वल होने चाहिए। इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। अगर जेआईटीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनी थी
तो क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में JIT बनाना? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि आप JIT तश्कील दें, उस JIT के मुराकात सबके सामने आए, JIT में पता चले कि इन डाकुओं ने किस तरह दुश्मन ममालिक के पैसे इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में सियासत के ऊपर काबिज रहे हैं, और उनके कोई इसमें फर्क नहीं कि ना सिर्फ पैसे मांगे चले हों। अगर इसराइल और भारत फंडिंग दे सकता है PTI को, तो उनके थिंक टैंक्स भी यहाँ काम कर सकते हैं। जो आज जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलते हैं हमारे इदारों के खिलाफ और इदारों के सरबराहों के खिलाफ, फिर ये भी हो सकता है कि पीछे इसमें इसराइल और इंडिया के जो है लोग वो शामिल हों। इल्जाम तो लगाए जाते हैं, मगर कोई इल्जाम आज तक किसी पर भी साबित नहीं होता। जिस तरह जरदारी साहब पर भी इल्जाम लगे और इमरान खान और उसकी टीम पर भी इल्जाम लगे, मगर हर कोई ये कहता है कि वो सारे ईमानदार हैं। तो फिर जब ईमानदार है तो फिर इल्जाम देखिए जी, फाइनेंशियल टाइम मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया का सबसे क्रेडिबल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है। अच्छा, हो सकता है गलत है, तो इमरान खान जाके केस कर ले फाइनेंशियल टाइम्स पर। और हम क्या कह रहे हैं? मैं तो ये नहीं बोला कि आज इमरान खान को फांसी पर लटका दो। मैं तो कह रहा हूं जो इल्जाम इमरान खान पे लगे हैं और जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपे हैं, उस पर अगर JIT बन जाए, और इस जैसे और जो इल्जाम अकबर एस बाबर साहब ने लगाए कि जी इसराइल और इंडिया की फंडिंग इसमें आई हुई है, तो उस पर अगर JIT बन जाए तो उसमें कौन सी बुरी बात है? मैं थोड़ी बोलूँगा सजा दे दें। मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक तश्कील दी जाए जो उस केस का फैसला करे, जो उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करे, पूरे सबको बुलाएं कि जी अलीमा खान ने बाहर प्रॉपर्टी ली, उन्होंने एमनेस्टी में दायर कर दी, चले कोई बात नहीं। एमनेस्टी क्या कहती है? एमनेस्टी ये कहती है कि जी आपने एक चीज डिक्लेयर कर दी कि जी ये चीज आपकी, अब आपको कोई भी इदारा पूछ नहीं सकता, लेकिन ये तो पूछ सकता है कि आपने उसमें अमाउंट अपना डिक्लेयर किया है, अपनी वेल्थ डिक्लेयर की, लेकिन वो पैसे बाहर गए कैसे? अलीमा खान ने अमेरिका पैसे किस तरह भेजे, वो एमनेस्टी बताएगी। वो एमनेस्टी का उसका कोई दायराकार नहीं, वो आपकी FIA बताएगी, वो आपके दूसरे इदारे बताएंगे कि इसने हवाला के जरिए पैसे भेजे, लीगल सोर्सेज से भेजे, और ये पैसे कहां से आए उसके पास। क्या ये पैसा शौकत खानम ट्रस्ट का नहीं है? क्योंकि शौकत खानम ट्रस्ट में अलीमा खान जो है वो उसकी मेंबर भी हैं, वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। तो एक शख्स ने अपनी बहन को मेंबर बनाया, और वो पैसा अगर किसी की प्रॉपर्टियां परचेज करने में इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर JIT बननी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सारी चीजों पर JIT बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा, ये बता दें कि आपकी हुकूमत को आए हुए 3 माह से ज़्यादा हो गया, ना तो आटा स्कैंडल पे आपने कोई रेफरेंस दायर किया, ना आपने चीनी स्कैंडल पे कुछ किया। बहुत सारे स्कैंडल हैं, इसी तरह पेशावर BRT है, बहुत सारे आपने खुद अभी प्रशासन का जिक्र किया। तो क्या कमजोरियां हैं, क्या वजूहत हैं? आपको कुछ इदारे मना कर रहे हैं या कोई मजबूरियां हैं, क्या है? क्यों नहीं आपको कुछ करते? आपकी बात बहुत जबरदस्त सवाल किया सुमरो साहब आपने। पहले मैं बात करता हूं आटा चीनी स्कैंडल पे, और फिर मुझे याद दिलाएगा मैं आपको पेशावर BRT पे भी जवाब दूं। आटा चीनी स्कैंडल में इमरान खान ने अपने आप को NRO दिया। वो कैसे NRO दिया कि सारी 2 नंबरियां इमरान खान ने करवाई थ्रू कैबिनेट, और फिर नैब में एक लॉ पास किया इमरान खान ने कि कैबिनेट के जितने डिसीजन हैं उनको इम्यूनिटी हासिल है। जो उसको पता था कि उसने गलत काम किए हैं, उसने लोगों से इन माफिया से कमीशनें लेकर, कभी वही चीज एक्सपोर्ट हो रही है, कभी वही चीज दोबारा इंपोर्ट हो रही है, ये सारे ड्रामेबाजियां की। उसको पता था कि उन माफिया के हाथों में इमरान खान खेल रहा था, उन्होंने इसको पैसे दिए जिससे मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फिर इसको पता था कि अब मेरी हुकूमत जाएगी, तो इसने खुद एक नैब का एक उसने अमेंडमेंट की, उस अमेंडमेंट के जरिए इसने कैबिनेट के सारे डिसीजन को उसने इम्यूनिटी हासिल की। अब आपका था दूसरा सवाल BRT वाला और मलम जवाब। मैं आपको एक कह दूं जी, फेडरल गवर्नमेंट को मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं, वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर दाखिला साहब को, वज़ीर कानून साहब को, कि बराए मेहरबानी जो बड़े स्कैम्स जो कि स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करें। आप नैब को बोले उस पर तहकीकात करें। स्टे ऑर्डर आपको है तहकीकात ना करने का, आप तहकीकात करें, उसके बाद उन्हीं अदालतों के सामने रख दें कि जी आपने तो स्टे दिया था हमें कि जी हम इस